हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको शुरुआत में ही बतला दूं, इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में हर एक साल बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से बहुत ही बारीकी से समझना है और समझते समझते आपको पढ़ना है, ताकि आप जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ सकें आप उन सभी प्रश्नों को कर सकें। सबसे पहले हम लोग परिभाषिक शब्द और स्थान तथा काल को जान लेते हैं। तो इसमें आपको ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है ये आपकी अतीत की बात है। आपको ऐसे हिस्ट्री में जो भी आप पढ़ते हो वो सब क्या होता है, बीता हुआ चीज होता है। तो हम लोग इसमें सर्वप्रथम एक आपको वर्ड मिलेगा पुरातत्व। तो सर्वप्रथम आप इसको समझ लीजिए कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्व का मतलब होता है कि यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर जो भी कुछ छिपी हुई सामग्री होती है उसका खुदाई करके जब हम लोग बीते हुए मतलब अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का अगर हम लोग पता लगाते हैं कि कैसा जीवन रहा होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं पुरातत्व। तो सर्वप्रथम इसमें एक वर्ड आने वाला है पुरातत्व। उससे मैंने आपको अभी आइडेंटिफाई कराया कि पुरातत्व का मतलब क्या होता है। और देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ये पारिभाषिक शब्द बतलाया गया आपका स्थान तथा काल के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्विद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे शब्द आया ना पुरातत्विद। तो पुरातत्विद का मतलब वही हुआ कि जो पुरातात्विक सामग्री की खोज करते हैं, जो भी विद्वान वैसे विद्वान जो पुरातात्विक सामग्री की खोज करते हैं उन्हें हम लोग पुरातत्विद कहते हैं या पुरातत्वेता भी कहते हैं या पुराविद भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसमें हम लोग जनरली ये जो भी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये सब एक तरह से क्या है, पुरातत्व पे आधारित है। मतलब कि इसके बारे में कोई रिटेन डॉक्यूमेंट, रिटेन साक्ष्य नहीं है। आपको पता है कि इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं, आपके इतिहास जानने के स्रोत होते हैं, एक आपका होता है आर्कोलॉजिकल सोर्स होता है और एक आपका विदेशी यात्रियों का विवरण होता है, साहित्यिक स्रोत भी होता है। जिसके कारण साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब हुआ कि कुछ लिखा हुआ रहता है जो हम पता है। जैसे मुगल के बारे में आपको जानना है, मुगल साम्राज्य के बारे में, तो वो सब क्या है, अकबरनामा, बाबरनामा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है। रामायण महाभारत के बारे में क्या है, तो एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जिससे कि हमें उसके बारे में पता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पुरातत्व के माध्यम से ही पता चलता है। यानी पुरातत्व हम लोग उसे कहते हैं जो पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर से जब खुदाई होता है तो खुदाई के दौरान हमें कुछ चीजें, कुछ साक्ष्य मिलता है जिससे हम पता लगा पाते हैं कि हाँ किस तरह का यहाँ पे लोग रहते होंगे, कैसी इनकी खान पान होगी, क्या यहाँ का सांस्कृतिक महत्व होगा, कैसे बर्तनों का उपयोग होता है, यानी कि उनके भौतिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है। तो ये संदर्भ है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो फिर से मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। संस्कृति कहने का मतलब अभी मैंने समझाया कि संस्कृति का मतलब जो पुरातत्विद होते हैं वो कहते हैं कि एक विशिष्ट शैली होती है जिसमें सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। इसका जो संबंध होता है एक विशेष कालखंड से होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब बात आती है यहाँ पे एक छोटा सा टर्म, देखिए छोटा सा टर्म्स है लेकिन इसकी गंभीरता आपको समझनी चाहिए। देखिए क्या है कि हड़प्पा संस्कृति, तो बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। क्या प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ऐसे बार बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, हर एक बोर्ड के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। तो एक ये टर्म्स हो गया। अब देखिए यहां पर जो बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं, पुरावस्तु कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमें खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिलती है उसे हम लोग पुरावस्तु कहते हैं। पुरावस्तु ये पुरातत्व का क्या है, एक तरह से अंग है। मुहरे हो गए, मनके हो गए, बाट हो गया, पत्थर के फलक, ये सब जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी का ये फिगर देखिए, सब क्या मिला है। जैसे देखिए मनके हो गया, ये सब जिस तरह का, ये सब क्या है, एक तरह से साक्ष्य है। ये सब पृथ्वी के अंदर जब खुदाई किया गया तो ये सब सामग्रियां मिली, जिससे कि पता चल पाया कि अगर मान लीजिए वहां पे मिला क्या, आपको तराजू मिल गया, तो आप समझेंगे वो तराजू से यहाँ पे तौला जाता होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो पुरातत्विद होते हैं ना वो उसका रिलेट्स करते हैं अभी के टाइम से, एट प्रेजेंट टाइम। मान लीजिए मोबाइल फोन मिलेगा तो वो यही कहेंगे कि हाँ वो लोग क्या करते हैं, कॉलिंग करते होंगे। ऐसा मैं एग्जाम्पल के तौर पर केवल कह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। पकी हुई ईंटें भी मिली हैं खुदाई के दौरान। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान जो कि अभी बलूचिस्तान जो कि प्रेजेंट पाकिस्तान है, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से
से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, ये मैंने आपको बतलाया भी, और पृष्ठ संख्या 6 में आपको इसके बारे में पढ़ना भी है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। देखिए 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक जो है वो हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण किया गया है। बट आप अनेक बुक में पढ़ेंगे तो आपको अनेक इसके काल निर्धारण के बारे में पता चले, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बतलाया ना, इसका कोई रिटन साक्ष्य नहीं है। ये सब क्या है, एक पुरातात्विक, ये आधारित है, ये खोज पर आधारित है, एक तरह से क्या है, अनुमानित किया गया है। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। तो आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए बच्चों तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व ही लगाइएगा। ऐसा नहीं कि लूसेंट वाले आप 2500 से 1750 वाले के चक्कर में रहेगा। जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में चलना है। हाँ, वो जो है वो C14 मेथड के द्वारा है, कार्बन 14 विधि, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि कार्बन 14 मेथड जो होता है, विधि जो होता है वो क्या होता है। देखिए इस क्षेत्र में, इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। मतलब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में। लेकिन कहता है कि देखिए हड़प्पा संस्कृति से पहले यानी 2600 और 1900 ईसा पूर्व, यानी 2600 ईसा पूर्व से पहले भी क्या थी कि यहाँ पर सभ्यता रही थी जिसे नाम दिया जाता है आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के ये नाम से जो पुरातत्वविद हैं उसे चिन्हित करते हैं। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसको विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि 2600 ईसा पूर्व से पहले भी संस्कृति रही होगी यहाँ पर, उसे उन लोग कहते हैं आरंभिक तथा परवर्ती का नाम देते हैं। क्लियर। तो अभी आपने ये इतना टर्म्स पढ़ा, किस तरह से पुरातत्व के बारे में जाना। जैसा देखिए यहाँ पर एक पुरातत्व का ही उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसको थोड़ा समझिएगा। चैप्टर आपका है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर को तो भूलिएगा नहीं, चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा मैंने आपको शुरू में ही आगाह कर दिया है। देखिए ये जो मुहरे हैं, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, मुहर देखिए, ये हड़प्पाई मुहर है, खुदाई के दौरान मिला है, सिंपल सा बात है। तो कहता है हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए हड़प्पा की जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे आप हड़प्पा लिपि के बारे में एक्सप्लेन के साथ, विस्तार के साथ पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हड़प्पा लिपि थी वो वर्णमाला पे आधारित नहीं थी, जिसके कारण अभी तक हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद है वो उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। यानी कि हड़प्पा की जो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जब इसको अगर पढ़ा जाता तो और इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी मिल सकता था। हड़प्पा के बारे में अगर पढ़ा जाता तो इसके बारे में और हमें विस्तार से जानकारी अवश्य है कि मिलता, अगर हम लोग उसके लिपि को पढ़ पाते तो। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन विषय के, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, जैसे उनका घर का आकार क्या था, मृदभांडो, मृदभांड कहने का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। आपको पता है तो चैट सेक्शन में लिखिए, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो मृदभांड हो गया, जैसे आभूषण हो गए, औजारे हो गए तथा मुहरे। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए ना, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। अगर मान लीजिए हम लोग अभी जिस सभ्यता में है, अगर हमारी सभ्यता का अंत हो जाए तो हम लोग जो भी आज सामान यूज कर रहे हैं, जैसे अब मोबाइल फोन हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप मोबाइल फोन पे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं इसलिए मैं मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मोबाइल फोन हो गए, आप देखते हो मोबाइल फोन को, वो क्या हो जाएंगे, हम लोग का सभ्यता तो अंत हो जाएगा लेकिन सामग्री जो है वो पृथ्वी के अंदर दब कर रह जाएगी। क्योंकि आपको पता है दिन प्रतिदिन क्या होती है, परत जो होती है वो परत बाई परत चढ़ते जाती है, तो वो सारी चीजें अंदर की ओर दबते जाती है। जब उसका उत्खनन किया जाता है तो उसके बारे में पता चलता है। तो हमें इसके बारे में कोई रिटेन डॉक्यूमेंट्स, रिटेन साक्ष्य तो नहीं है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन जो उन लोगों के द्वारा छोड़ी गई जो वस्तुएं थी, जैसे उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, इन सभी से हमें उनके बारे में कुछ न कुछ तो जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ भाई भारत में भी बहुत ही पुरानी सभ्यता रही है। महाभारत के पहले भी कोई लोग रहते थे, महाभारत के पहले भी हमारे यहाँ सभ्यता थी, आर्यों के आगमन के पहले भी हमारे यहाँ सभ्यता थी, उसके बारे में यहाँ पे बतलाया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हमें अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, कैसे पुरातत्व जो होता है
है, वो किसी इतिहास को जानने में हमारी मदद करता है, इसको हम लोग जानेंगे। और ये आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं। तो जो आपका ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक है, ये सब आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेस वाले चैप्टर। ये पहला जो आपका है, इसे हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे, क्योंकि भाई इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, रिटन डॉक्यूमेंट, तो हमें इसके बारे में कैसे अच्छे से जानकारी मिल पाए। देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म समझा दूं, बीसी और एडी का मतलब, सॉरी, देखिए बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। जैसे अभी आपने पढ़ा कि 2600 ईसा से 2600 बीसी से 1900 बीसी तक क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 2600 वर्ष पहले और ईसा मसीह के जन्म के 1900 वर्ष पहले तक ये रहा। देखिए, 2600 वर्ष पहले ज्यादा हो गया ना, और 1900 वर्ष तक, यानी कि जो बीसी होता है वो उल्टा चलता है, ज्यादा से कम होता है, ये ज्यादा से कम क्यों आता है। और एडी जो होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं। वो भारत जो आजाद हुआ कब हुआ, तो भारत आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 एडी, तो अभी हम लोग कितना में है, 2022 एडी में है। तो ये आपको समझना होगा। बीसी और एडी में इतना समझ में आया फर्क आपको। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले टर्म्स को हम लोग एडी कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले को हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो यही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बगल में पिंक वाला जो बैकग्राउंड है उसमें आपको दिखलाया गया है। अब थोड़ा सा ये मानचित्र पे आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे। ये देखिए, ये विकसित हड़प्पा पूरा स्थल, ये जो अभी हम लोग जिस हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, जिस हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसी का यहाँ पे मानचित्र दिया गया है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको जगहों के नाम, नदियों के नाम देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे साबरमती नदी हो गई, धौलावीरा आपके जगह हो गए, यमुना नदी हो गई, गंगा नदी, कालीबंगन ये आपके शहर। तो इसके बारे में बताया गया, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। हालांकि इससे आपके एग्जामिनेशन में जो है वो प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मतलब ये जो मैपिंग है इसको आप समझने के लिए, क्योंकि आगे की कहानी को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। दो मानचित्र जो है, मानचित्र 1 और मानचित्र 2, आपको बहुत मदद करेगा। तो देखिएगा, अब आरंभ में हम लोग आते हैं। जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की जा रही है कि भाई विकसित हड़प्पा से पहले भी कोई आरंभिक हड़प्पा सभ्यता रही है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहता क्या है कि आरंभ, तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां इस तत्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड, अभी मैंने मृदभांड का मतलब बतलाया है, चैट में लिखिए क्या मैंने बतलाया है, तो मिट्टी के बर्तन, तो मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। जो पहले वाली हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा, उसके बारे में बताई जा रही है। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों में त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। जो आरंभिक पहले के हड़प्पा थी उसमें दिखाया गया कि बड़े बड़े स्थलों से, मतलब कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर लोगों ने विस्थापन किया, लोगों ने त्याग दिया, जलाए जाने के भी संकेत मिलते हैं। ऐसा वहां पे साक्ष्य मिलता है, जिससे पता चलता है कि आरंभिक हड़प्पा और जो अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या था, तो क्रम भंग था, मतलब गैपिंग था, कुछ न कुछ गैपिंग था। गैपिंग मतलब ईयर का गैपिंग कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ पे। अब देखिए निर्वाह के तरीके, कैसे लोग निर्वहन करते थे, क्या उनका निर्वहन करने का तरीका था। हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे अपना निर्वाह करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर्वप्रथम थोड़ा सा यहाँ पे जो ये बगल में दी गई है इसके बारे में देखिए। ये कहता है कि आरंभिक तथा विकसित, इधर आरंभिक दिया गया है, इधर विकसित दिया गया है। देखिए बस्तियों की कुल संख्या, आरंभिक हड़प्पा स्थल 52, सिंध में 52 और चलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल अभी सिंध में 65 और चोलिस्तान में 136। तो ये सब टर्म्स आप तो थोड़ा समझ लीजिएगा। जो मेन कंसेप्ट है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और हमें एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म करना है, क्योंकि आप लोग का एक डिमांड रहता है। आप लोग कहते हो कि सर जो वीडियो आप बनाते हैं ना 1 by 1 देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एक वीडियो को देखते हैं और एक वीडियो हमसे मिस हो जाती है। तो आप कृपया एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को समझाइए। तो वही मैं समझा रहा हूँ। हाँ, आप वीडियो को रोक रहे हैं, आज 1 घंटा पहले इस आधा पार्ट देख लीजिए, कुछ देर बाद आप आधा पार्ट देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए निर्वाह के तरीके के बारे में, कैसे वो एग्जिस्ट करते थे, कैसे वो अपने आप को निर्वाह करते थे। तो मानचित्र में आपने देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। देखिए मानचित्र 1 और 2 दोनों करा। देखिए मैंने मानचित्र 1 आपको दिखाया है, ये आपके विकसित हड़प्पा संस्कृति का। मानचित्र 2 देखिए, ये आपका आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। तो पता है जहां आरंभिक था ना, वहीं पे धीरे धीरे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी फैली। तो वही बात को यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि विकसित हड़प्पा
हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी, यानी पहले से जहां पर हड़प्पा संस्कृति वहां पर भी हड़प्पा का मतलब विकास हुआ था धीरे धीरे। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे, मतलब निर्वहन करने के तरीके समान थे। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट है, सर ये हड़प्पा क्या आप बोल रहे हैं? देखिए हड़प्पा एक जगह का नाम है, जैसे पटना जगह का नाम हुआ ना, उस तरह से हड़प्पा एक जगह का नाम है। इतना भी आप ध्यान में रखिए, बाकी आपको लास्ट जाते जाते पूरा इसके बारे में अच्छे से कहानी समझ में आएगा। आपने क्लास 11 में मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है, तो आप भली भांति परिचित हो, पूरा तत्व से आप भली भांति परिचित हो। बस इसमें चैप्टर आपके नए हैं, चैप्टर उसी से रिलेटेड हैं, कोरिलेट्स हैं। आप आगे देखिएगा कैसे मेसोपोटामिया से इसका रिलेशन दर्शाया गया है। तो आप 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर आपको 12th में हड़प्पा के बारे में एक स्पेशल क्लास में पढ़ना है, तो आप समझिए इसको। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए हड़प्पा के लोग भोजन में क्या क्या भोजन में रखते थे अपना, तो याद रखिएगा पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिसमें मछली भी शामिल थी, तो मछली का भी इन्हें ज्ञान था, मछली भी खाया करते थे। ठीक है। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आयतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति के करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जले अनाज के दाने वहां पे मिले, बीजों की खोज हुई, तो इससे पता चला कि जो यहाँ के लोग थे वो आहार में अपना क्या करते थे, मतलब ये सब पेड़ पौधे से भी जो जितने भी उत्पाद प्राप्त होते थे उन सब का भी आहार में अपना इस्तेमाल करते थे। तो ये एक टर्म्स यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो हमारा टर्म्स है उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है कि विशेषज्ञ होते हैं, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। याद रखिएगा, नाम इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या क्या है, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। कौन कौन? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल। एग्जाम में ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज हड़प्पा में नहीं था? आपके उसमें ऑप्शन दे देंगे, गेहूं, जौ, दाल दे देगा और एक दूसरा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कोई दे देगा मूंगफली या कुछ दे दे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल ये शामिल थे, बाकी नहीं। तो उसके बारे में, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, मतलब चावल के दाने बहुत कम मिले थे। तो ऐसा होता है कि वहां पे चावल की खेती की जाती थी लेकिन कम मात्रा में की जाती थी। कोई जरूरी है जी साक्ष्य में कम मिला? यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, एक तरह से क्या है, काल्पनिक है, कल्पना किया गया है, कल्पना करके इतिहास को बनाया गया है कि कैसे लोग जीते होंगे। उनके साक्ष्यों के आधार पे, उनके सोर्सेस के आधार पे हम उनके बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि क्या उनकी जीवन शैली रही होगी। तो ये आप समझिएगा। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां, मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है। तो अब आप इतना समझ जाइए कि जब भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है तो इतना इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा वासी जो थे वो भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर को भी पालते थे। अभी कोई जरूरी नहीं है कि वो पालते थे, जानवर पालतू है कि वो जानवर ऐसे ही खुला घूमते रहते थे, लेकिन हाँ मिली है। तो ये आप इतना याद रखिएगा, अगर पूछें कि हड़प्पा स्थलों में किस किस जानवरों के बारे में जानकारी ज्ञात थी तो भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, ये सब याद रखिएगा। सुअर को वराह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पूरा प्राणी विज्ञानियों, जो प्राणी विज्ञान होते हैं अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। देखिए वो लोग अध्ययन किए और पता लगाएं कि हाँ भाई एक जगह पे अगर मिला, मान लीजिए भेड़, बकरी और भैंस तथा मतलब ज्यादा मात्रा में उनको मिला होगा, क्या उनके हड्डियां मिली होगी, तो वो जान गए कि वो एक साथ था ना, तो ज्यादा हड्डियां मिली, डेट मीन्स कि यहाँ पर पाले जाते थे। तो उन लोगों ने अध्ययन किया और ये बताया कि उनके यहाँ हड़प्पा स्थल में पालतू जो जानवर थे वो कौन कौन थे, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, ये सब पालतू थे। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए जंगली प्रजाति, जैसे बड़ा जो कि सुअर का जंगली प्रजाति है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। जैसे आज हम लोग चिकन खरीदने के लिए क्या होता है, जाते हैं मार्केट से चिकन खरीदते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मीट खरीदते हैं। तो ऐसा ये नहीं बता सकते ना हम लोग, केवल साक्ष्य के आधार पर ये नहीं ना बता सकते हैं कि वही लोग पालते थे या वो लोग कहीं से खरीद कर लाते थे। तो ये बात की जाती है। मछली तथा पक्षियों की भी हड्डियां भी मिली है, मछलियों की भी हड्डियां मिली है, पक्षियों की हड्डियां मिली है। तो ये सबसे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इतना आपने जाना कि किस प्रकार से हम किसी साक्ष्य के आधार पर कैसे किसी के जीवन के बारे में पता लगाते हैं। अब देखिए 2.1 में किया जा रहा है कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि कैसे क्या वहाँ के जो फार्मिंग का क्या टेक्नोलॉजी था उसके बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए
हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? अब ये तो पता नहीं लोगों को। हाँ, अनाज के दाने तो मिल गए हैं, बीज तो मिल गए हैं वहां पे, लेकिन अब ये नहीं पता है कि क्या जैसे अभी हमारे यहाँ खेती की जाती है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातात्विद होते हैं, जो पुराविद होते हैं, वो क्या करते हैं, अभी से रिलेट करते हैं। जैसे उनके हम मान लीजिए चक्की मिला, ठीक है, तो चक्की में भी हम लोग क्या करते हैं, जनरल सी बात है, चक्की में हम लोग आटा गेहूं को पीसते हैं, तो मतलब पीसने का कार्य में हम लोग लाते हैं ना, तो हम लोग जो पुरातत्विद हैं वो इसका रिलेशन करेंगे कि हाँ उस टाइम भी चक्की मिला है तो उसको पीसने के काम में ही लाया जाता होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जाती हैं। तो अब वहां पर बीज तो मिले हैं, दाने मिले हैं, लेकिन ये नहीं हम कह सकते हैं। देखिए, जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, इसको हम लोग साक्ष्य के रूप में, इसको हम लोग स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां। अब बच्चों, मृण मूर्तियों के बारे में अगर आपको पता हो तो जरूर चैट सेक्शन में लिखिए। देखिए, मृण मूर्तियां क्या होती थी, तो मिट्टी की मूर्तियां। यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। वृषभ मतलब बैल, संस्कृत का भी शब्द कुछ कुछ थोड़ा याद रखा कीजिए। तो वृषभ मतलब बैल होता है। देखिए, पक्की मिट्टी से बना वृषभ, ये बैल का यहाँ पे चित्र आपको दिखलाया गया है। अब कहिएगा सर ये बैल है, देखिए तो होता है ना, बहुत समय पहले की बात है ना, धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ। आप पुराने फिल्मों की हीरोइन को देखिए, वो कैसी आंख में बड़ी बड़ी काजल, आंख में मतलब पूरा का आंख भर आंख काजल भर भर कर गाना गाते चलती थी, एक ही जगह पे सारे गाने हो जाते थे। और आज का देखिए कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां आपको फिल्म में देखने के लिए मिलती है कि नहीं। तो बदलता है, धीरे धीरे मॉडिफाई होता है। जनरेशन में भी मॉडिफाई होना ये आम बात है, मॉडिफिकेशन तो होता ही होता है। तो मोहरे पर किए गए रेखांकन से हमें वृषभ यानी बैल के बारे में जानकारी मिलती है। और कहा जाता है, पुरातत्वविद ने यह मान लिया है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में ना कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा संस्कृति में खेत जोतने के लिए किस चीज का प्रयोग होता था, तब खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, आपको ये बतला देना है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनावली हरियाणा से, जो कि बनावली जो कि डेट प्रेजेंट टाइम हरियाणा में है, जैसे ये ब्रैकेट में दिया रहा है तो आप समझ लीजिए कि जो जैसे बनावली है ना, तो अभी इसका जो प्रेजेंट जो लोकेशन है वो हरियाणा में है, तो ऐसा समझ लीजिएगा। से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान, जो कालीबंगन जो कि एट प्रेजेंट टाइम कहाँ में, राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाए आपको कि मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप हमें किस जगह से हमें प्राप्त होता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, तो आपको बनावली याद रखना है। देखिए, मिट्टी से बने हल कहाँ से, तो बनावली से। मिट्टी से बने हल बनावली से, याद रखिए, बोलिए मेरे साथ, मिट्टी से बने हल बनावली से। ऐसे मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना शॉर्ट लॉन्ग, तो उसमें अच्छे से मैं बतलाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी समझिए ताकि वहां पर आपका बेस मजबूत बने। कालीबंगन से हमें क्या प्राप्त होता है, जुते हुए खेत। तो जुते हुए खेत हमें कहाँ से, कालीबंगन से। जुते हुए खेत कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ में है अभी, राजस्थान में। तो इतना आप टर्म्स को समझते चलिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब कहता है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है। आप समकोण काटना मतलब समझते ही हैं, मतलब कि आधा आधे भागों में बांट देना, आधा आधी भागों में बांट देना, डेट मीन्स व्हाट की कुछ पार्ट को इधर कुछ पार्ट को इधर। तो इससे ये लोग अंदाज लगा लेते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ एक साथ क्या होता है, मसूरी भी खेसारी भी उगाते हैं ना लोग। गेहूं में क्या करते हैं, सॉरी धान में क्या करते हैं, धान में दलहन वाले पौधे को छिड़काव कर देते हैं और उसमें धीरे धीरे जब धान काटते हैं उसमें दलहन भी उग जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? ये बात मतलब ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुछ यहाँ पर आपको आगे पिक दिखाए जाएंगे जिससे कि आप बतलाइएगा कि क्या इससे संभव है कटाई करना है खेतों में, जो फसलों की कटाई करना है, क्या इससे संभव है? हालांकि याद रखिएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासी को, लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुगई तो हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। तो ये बात की जा रही है कि पंजाब और सिंध में जो थी वो नहरों के अवशेष नहीं मिले। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। गाद मतलब कोई गाढ़ा चीज, गाद नहीं कहते हैं, फेन हम लोग कहते हैं, भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का भी इस्तेमाल किया जाता हो कृषि के लिए, जैसे आज हम लोग बोरिंग नल का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से
तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास के कुछ विषय को आप पढ़ रहे हैं तो कुछ विषय को पढ़िए। कहा था प्रयोग सिंचाई के लिए कहता था किसका, कुओं का प्रयोग। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए संचयन हेतु किया जाता था। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, कि हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए धौलावीरा में जो जलाशय है उसका जल का उपयोग करते थे, संचयन करते थे कृषि के लिए। तो याद रखिएगा, देखिए यही सब जो औजारें हैं वो धातु के औजारें वहां से खुदाई के दौरान मिली है। तो आप बताइए कि क्या इससे वो खेती करते थे, फसलों की कटाई इससे हो सकती है। देखिए आपसे प्रश्न भी एनसीईआरटी ने पूछ डाला है कि क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा। तो एनसीईआरटी ने बखूबी बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को पूछा है। अब देखिए पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। बहुत अच्छा, आप कह रहे हो कि सर ये क्या आप कह रहे हैं कि पुरावस्तु, आखिर हम लोग समझेंगे कैसे कि पुरावस्तु है क्या, आर्कोलॉजिकल मटेरियल क्या है, सामग्री क्या है। तो समझिए ना, देखिए भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों का आवश्यकता थी। ठीक है, इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे औतल चक्कियां प्राप्त हुई है, औतल चक्की प्राप्त हुई है, वहां पे बड़ी संख्या में मिली। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थे। और ये बात जो है ना वो किसने लिखा है, इनका नाम याद रखिएगा, अनरेस्ट मैके साहब जो है वो अपने फर्दर जो आपका एक बुक था उसमें आर्टिकल इन्होंने दिया था, उनमें इन्होंने बतलाया था। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, औतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। और मतलब जैसे जो भी मिला खाना सामग्री, तो इसी को पूरा वस्तु कहा जाता है, जो मिलता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी ये जो है वो हम लोग देखिए अनरेस्ट मैके साहब ने फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो में उन्होंने ये बातें लिखी हैं किसके बारे में, तो औतल चक्कियों के बारे में। और बताया उन्होंने कि दो प्रकार की औतल चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे चलाया जाता है जिससे कि निचला पत्थर खोखला हो गया था। तो इस तरह का यहाँ पे देखिए बतलाया गया है, इस तरह का। जैसे कैसे हम लोग यहाँ वैद्य जी करते हैं, वैद्य जी जड़ी बूटी बनाते हैं तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पीटे पीटे खोखला हो जाएगा ना, तो वही यहाँ पे बतलाई गई है। तो इसको आप समझिएगा। और इसका जो था वो बावर्ची लोग भी खाना बनाने के लिए भी प्रयोग करते थे, सालन उलन के लिए। ये धौलावीरा में देखिए बतलाया गया, जलाशय पर ध्यान दिया गया है कि इस तरह से पानी जो होता था वो जाता था। तो इन टर्म्स पे आपको थोड़ा थोड़ा फोकस करते हुए चलना है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपका टॉपिक आ गया है, जो थर्ड टॉपिक है वो आपका मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। शहरी टाइप के यहाँ पे क्या थे, नगर थे। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। सूक्ष्मता कहने का मतलब बहुत ही निम्न, बहुत ही छोटे, बहुत ही मतलब निचले स्तर पे जाके हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखा है ऋतिक रोशन का, तो आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। मोहनजोदड़ो आपने अगर फिल्म देखा होगा तो आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, कैसे निचला शहर था, ऊंचला शहर था, दुर्ग था, और किस तरह से वो क्या होता है, जाता है अपना एक निशानी लेकर उस शहर में। तो वो थोड़ा सा उसमें बनावटी भी है, लेकिन ज्यादा बातें जो है वो सब एक तरह से जो भी मतलब साक्ष्य है उसी के आधार पर फिल्म को निर्धारित किया गया। तो मोहनजोदड़ो फिल्म में कभी टाइम मिले तो ऐसे ऐसे फिल्मों को देखा कीजिए जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ता है। ऐसे तो आजकल बॉलीवुड का बॉयकॉट ही चल रहा है। तो मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, याद रखिएगा। प्रसिद्ध में आपका मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे पहले खोजा गया अगर कहा जाए तो हड़प्पा था। भारत का सबसे पुराना शहर तो हड़प्पा। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। आपने देखा होगा उस फिल्म को, आपने शायद नहीं देखा है तो कैसे, कितने लोगों ने देखा है बतलाइएगा। ये देखिए आपका दुर्ग है, एक का नाम दुर्ग दिया गया, एक आपका निचला शहर है। तो ये यहाँ पर उसका जो मैपिंग है इसको मैं समझाऊंगा भी, ऐसे आप समझ सकते हो आसानी से इसको। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में अभी मैं आपको बतलाऊंगा। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवन को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, नींव कार्य करते हुए। देखिए इतना ना बड़ा चबूतरा बनाया होगा ना कि जैसे यहाँ पर एक ने लिखा है, जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया है कि यदि एक श्रमिक भी प्रतिदिन अगर 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी।
और अब कुछ और देखिए, हाँ अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी के पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की ईंटें होती थी। देखिए जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। लंबाई जो होता है, अगर ऊंचाई मान लीजिए 1 मीटर है तो लंबाई क्या कर रहा है 4 गुनी, तो लंबाई आपका 4 मीटर हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रेशियो में ले लीजिए आप। अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी, तो ऊंचाई अगर मान लिए, हाइट हम लोग मान लिए 1 है, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, माने कि 4:2:1 के रेशियो में। ऐसा तो ये आप समझ सकते हैं। हालांकि देखिए बात की जा रही है मोहनजोदड़ो के बारे में, तो आपने इतना अच्छा से पढ़ा, हालांकि आगे भी आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। लेकिन देखिए हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में यहाँ बतलाया गया है। कहा जाता है कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से इसे नष्ट कर दिया गया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है यहाँ से कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स में अभी पढ़ा रहा हूं आपको। भारतीय पुरातात्विक सर्वप्रथम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, और भारतीय पुरातत्व का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने क्या लिखा था कि जो हड़प्पा जो स्थल थी वहां पर इतने ज्यादा ईंटें थी कि जब रेल पटरी बिछाया गया था, तो रेल पटरी लाहौर से मुल्तान के बीच जब रेल पटरी बिछाई जा रही थी तो ईंटों का ही प्रयोग किया गया था, और इस तरह से हड़प्पा को पूरी तरह से नष्ट यानी कि लोगों ने कर दिया। उसका जो स्ट्रक्चर था, जैसे हम लोग कैसे करेंगे, मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे स्पेसिफिक है, एक तरह से बहुत ही अच्छा है। हालांकि हड़प्पा पहला खोजा गया, तो हड़प्पा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी है, लेकिन इसको जो ईंट चोरों ने क्या कर दिया, इसको नष्ट कर दिया गया। ऐसे भी चोरी यहाँ पे आम बात हो चुकी है। नालों का निर्माण, अब कैसे यहाँ के लोग, कैसे मोहनजोदड़ो के लोग नालों का निर्माण करते थे, तो जनरली हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी, जिसे आपने पढ़ा कि कैसे जल निकास प्रणाली होता है। अब नालों का निर्माण, जल निकासी के लिए नालों का निर्माण किस तरह से किया जाता था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पट्टी में बनाया गया। देखिए आइए, मैंने बोला था आपको ना कि मैप समझ लीजिएगा। निचला शहर देखिए, जो भी यहाँ पे नली है ग्रिड पद्धति के बारे में आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न भी पूछा जाता है। जो ग्रिड पद्धति होती है वो क्या होती है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप 90 डिग्री पे सबको काटना है, और जलाशय को वही को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। मैं आपको समझाऊंगा। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो हो गया ग्रिड पट्टी में बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक था। मतलब ऐसा रहता था। देखिए यहाँ पर ये लोग गए हैं, पिक क्लिक कर रहे हैं कितने मजे से, तो ये इनका साक्ष्य है। अब सब लोग कहेंगे कि ये पता कब चला, पता चला था 1921 में, मैं आपको बतलाऊंगा भी। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भूभाग है, पर इस पर नियोजन विविधताएं भी है। विविधताएं करने का मतलब अलग अलग की। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर के अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था दुर्ग जो था। तो ये आप याद रखिएगा, लोथल के बारे में अलग अलग भी हैं। अब गृह स्थापत्य, किस तरह से उनका गृह स्थापत्य था, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए गृह स्थापत्य के बारे में कहता क्या है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ऊपर हो गया। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ पर लोग क्या करते थे, आनंद लेते थे। जैसे हम लोग के यहाँ कैसे होता है, खलिहान होता है, कैसे यहाँ पे बैठक बनाने का बैठक होता है, किसी किसी के यहाँ गाँव घर में देखिएगा झोपड़ी, तो यहाँ पर आंगन था। जो यहाँ पर बात की जाती है कि भूमि तल पर जो बनी दीवारें थी उनमें खिड़कियां नहीं थी, जो भूमि तल पे जो दीवारें थी उनमें खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुक्त द्वार पर आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। मतलब देखिए कितना मतलब विकसित एक तरह की सभ्यता थी कि यहाँ के लोग जो थे वो अपने यहाँ के औरतों को भी जैसे कि पर्दे में रखना जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं संस्कृति, इसी को ना कहा जाता है। मतलब कि
आप सीधा अगर मान लीजिए दरवाजे से अगर ताक रहे हैं तो आप उनके आंगन को डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ आंगन में तो हर समय काम करते लोग औरतें रहती हैं सब, तो ऐसे इस तरह से बनाया गया था। ठीक है, ईंटों का फर्श से बना अपना एक स्नानाघर होता था। देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी, यानी कि नालियों का एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंध भी किया गया था। मैं आपको अच्छे से इसके बारे में मैं आपको टर्म में समझा दूं। देखिए नालियों का प्रबंध किया गया था बहुत ही अच्छे से, जो भी पानी होती थी नालियों में डाला जाता था, और क्या है कि नालियों की सफाई भी की जाती थी। लेकिन ऐसा हुआ क्या, कहीं कहीं नालियों का ढेर देखा गया है। जैसे मतलब कचरा जो, कैसे हम लोग नाली में से कचरा निकालते हैं तो काला काला जो कचरा होता है वो सब एक जगह एकत्रित हो जाता है, तो वैसे क्या हुआ है कि उनका सफाई के बारे में नहीं बताया गया। मतलब बहुत जगह ऐसे मिले हैं जहाँ पे नालियों का जो कूड़ा था, नालियों का जो कचरा था, उसको डस्ट को वहीं पे छोड़ दिया जाता था। तो ऐसी बातें हैं। अब देखिए कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। मतलब जो भी राहगीर थे वो क्या करते थे, कुओं का प्रयोग करते थे, पानी पी सकते थे। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है कि मोहनजोदड़ो में, केवल मोहनजोदड़ो की बात की जा रही है, मोहनजोदड़ो में टोटल 700 के आसपास क्या थे, यहाँ पर कुओं की संख्या थी। देखिए ये मोहनजोदड़ो की जो यहाँ का जो भवन है, आवास है, कैसे प्रवेश द्वार होता था, कैसे ग्रिड पट्टी में बनाया गया, उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिए। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, नालियों के विषय में जो अनरेस्ट मैके साहब हैं वो लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गाढ़े की जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका था जिनकी सफाई के लिए हटाया जा सके। मतलब कि नालियों को इस तरह से ढका भी गया था कि जब भी सफाई करने का मन हो आप इसकी सफाई कर सकते हो। तो ऐसे बात थे, सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर पाटिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। कितना था ना, चैम्बर बना दिया जाता था। जैसे नाली है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे घर है, यहाँ से आपका नाली निकला, ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा हौद बना दिया जाता था जिसमें कि जितना भी ठोस पदार्थ है वो इसमें रह जाए, और यहाँ से इसका क्या कहता था, फिर नाली निकाल दिया जाता था, जो कि पानी जो होती थी वो इधर से बके जो भी ठोस पदार्थ है यहाँ निकल जाता है, और यहाँ से इसको खोलिए और ठोस पदार्थ को साइड करके यहाँ पे रख दीजिए। तो ऐसा टर्म्स था यहाँ पे बनाया गया था। मतलब विकसित था जी, सभ्यता विकसित था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। वही मैंने आपको बताया ना, कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। मतलब नाला सफाई कर दिया, यहीं पे कचरा रख दिए, कैसे होता है हम लोग के यहाँ आमतौर पे, वही बात यहाँ पे दिखलाया गया है। ये अनरेस्ट मैकिंग ने अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन जो इनका जो एक आर्टिकल है उसमें इन्होंने 1948 में लिखा है। जल निकास बतलाया, मतलब जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। मतलब देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये संस्कृति थी, इस संस्कृति में हर जगह एक ही तरह का जो रुख है अपनाया गया है। जैसे आपको मोहनजोदड़ो में मिला कि मोहनजोदड़ो में जो थी वो सभ्यता विकसित थी। जैसे अगर मान लीजिए, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे दूं, जैसे पटना का ही छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जिधर आवास है मंत्री एमएलए विधायक की सबका, उधर देखिएगा तो कितना सफाई रहता है, गजब का सफाई सुविधा। और उसी के अगल बगल में देखिए जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पे हर तरह के आपको कूड़े कचरे देखने के लिए मिलते हैं। तो वही बात है कि नलियों का भी निर्माण था, कच्ची नालियां भी होती थी, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ था नालियों को बनाने में। नालियां पक्की ईंटों से भी बनाई गई थी। मतलब ऐसा एक फिक्स नहीं, मतलब वही एक तरह से बनाया गया था। देखिए यहाँ पर कमरा नंबर 6 में एक कुआं आपको दिखाया गया है। कमरा नंबर 6 कहाँ गया जी, कमरा नंबर 6, देखिए यहाँ पर कमरा नंबर 6 है। कमरा नंबर 6 में आपको एक कुआं दर्शाया गया, हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दुर्ग के बारे में, जिसे आपने क्या पढ़ा, निचला शहर। तो आगे देखिए दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इनमें एक मालगोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसकी ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्सों में जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गई थी, और विशाल स्नानागार भी सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे दुर्ग में ही स्नानागार मिला है और कहा गया है कि यहाँ पर एक 4-4 स्नानाघर बने थे। देखिए कहा जाता है, देखिए एक गली है
8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों और 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां, गलियारे साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं से इनके मिलने से बात स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग जो होता था किसी अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यानी कि दुर्ग में जब लोगों का कोई, देखिए यहाँ पर एक मैपिंग के जरिए समझाया गया ना किस तरह से, ये मार्शल द्वारा ये गहरी खाई है, विशाल आंगन है, ये आंगन का बतलाया गया है। यहाँ पे महाविद्यालय है। स्नानागार के बारे में देखिए किस तरह से स्नानागार है, इधर 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 है ना, 8 है स्नानागार, तो दोनों तरफ बनाया गया। माल गोदाम के बारे में सीढ़ियां हैं। तो ये सब आप खुद से देखिए ना, खुद एनालाइज किए, बुक में आपको अच्छे से दिखाई देगा। इसका प्रयोग जो होता था, जो स्नानागार होते थे, स्नानागार का जनरली जो प्रयोग होता था वो ज्यादातर ये कहा गया है कि अनुष्ठानिक, जैसे हम लोग के यहाँ गंगा स्नान होता है, छठ पूजा होता है, नहीं वेदी बना के लोग पूजा करते हैं। तो ये सब क्योंकि वहाँ पे जो भी स्नानागार है वहाँ पे वेदी मिले हैं। वेदी मतलब एक तरह से कैसे होता है, नहाने के बाद लोग पूजा करते हैं, तो वो मिला है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि अनुष्ठानिक स्नान के लिए ये लोग प्रयोग करते थे। अगला देखिएगा, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कीजिए। ईंट मनके तथा अस्थियां, ये जो चैप्टर है आपका सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन यहाँ पे बता रहा है। समाधान के बारे में पुरातत्विद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। समाधानों मतलब कैसे उनको दफनाया जाता था, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। मिस्र के विशाल पिरामिड में जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, परिचित हैं, आपने 11th में पढ़ा ना मिस्र के बारे में। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। यहाँ पर वो मिस्र में आपने पढ़ा था। अब हड़प्पा स्थल में भी यह पता लगाया गया कि क्या सावधानों में भी मृतकों के साथ साथ उनके जो भी आभूषण ये सब रहते थे उनको भी दफनाया था। तो यहाँ पर बहुत ही कम ऐसा मिला, ऐसा बहुत कम था कब्र जिसमें से कि लोगों का, कह सकते हैं आपकी हड़प्पा में लोगों के बहुमूल्य वस्तुओं दफनाने का जो परंपरा था वो बहुत कम था यहाँ पे। हालांकि था लेकिन बहुत कम था। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कहा जाता है कि 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जिस पर एक प्रकार का उपरत्न, मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया गया था और कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं मिला है, मतलब 100 ऐसे ही मिला है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए तांबे का दर्पण यहाँ पे आपको ये दिखाया गया, मिला है तांबे का दर्पण, ये सावधान के पास मिला है तांबे का दर्पण, और ऐसे भी इसे कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तांबे का दर्पण है, कहाँ से मिला है जी, सवो के पास से। तो याद रखिएगा। एक बात यहाँ पे फायांस के बारे में देखिए आती है, तो याद रखिएगा विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता कैसे होता है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं होती है। फायांस से बना एक पात्र है। फायांस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है फायांस, ये इंपॉर्टेंट है फायांस। क्या तो कहता है कि सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन है जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। झावा समझते हैं ना, वस्तुएं सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई गई है। तो कहता है कि यहाँ पर सर्वत्र पाई गई पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो। जैसे अभी हमारे यहाँ सोना है, सोना क्या दुर्लभ है, महंगी है, तो याद रखिए उसको जनरल सा बात है कि उसको कीमती माना जाएगा। तो फायांस जो होती थी उस टाइम की, ये जो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता था कि छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। यही फायांस से बना एक पात्र है, इसको बहुत ही कीमती उस टाइम के टाइम में माना जाता था। तो याद रखिएगा इस टर्म्स को। फायांस क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया, यूपी में भी पूछा गया। हाँ, बिहार बोर्ड में भी फायांस के बारे में नहीं चर्चा हुआ है, तो ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी मेरा बताना कर्तव्य है, क्या पता पूछ दे, एनसीईआरटी का बात है भाई, पूछ सकता है। संचय का मतलब क्या होता है, संचय करना मतलब पता है ना, जमा करना। संचय करना मतलब जमा करना। तो महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित है और छोटी वस्तुओं में ये विरले ही मिलती है, मतलब बहुत कम मिलती है। उदाहरण के लिए अगर फायांस की बात करें तो फायांस ज्यादातर हमें मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिलता है। कालीबंगन में छोटी वस्तुओं में बिल्कुल ये नहीं, कम के दौरान मिलता है। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। संचय मतलब कि लोग जमा करके रखते थे, कैसे भी हम लोग यहाँ छोटे छोटे जेवर जो होते हैं जमा करके रखते हैं। तो संचय का मतलब होता है जमा करना।
सावधानी पूर्वक उसे बचाकर रखना। अब देखिए 5वां जो टॉपिक है हमारा, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। क्या वहां पे शिल्प उत्पादन की क्या जानकारी थी, कैसे शुरू? तो कहता है बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन नहीं होता। शिल्प उत्पादन के लिए जो आपके चिन्हित किए गए हैं वो चनहुद्रों को चिन्हित किया गया है। मोहनजोदड़ो में 125 हेक्टेयर की तुलना में बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है जो लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मोहनजोदड़ो में 7 हेक्टेयर बस्ती है जो लगभग पूरी, मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। शिल्प कोई कारीगरी करना शिल्प का मतलब होता है। देखिए मनकों के निर्माण प्रयुक्त पदार्थों की विविधताएं उल्लेखनीय है। देखिए कार्निलियन जो सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्फर, स्फटिक, क्वार्ट तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, सेलखड़ी पत्थर मैंने आपको बताया ना, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के ठोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलनाकार तथा खंडित। और कुछ जो होते थे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए किस तरह से ये सब का उपयोग जो होता है औजार का मनके बनाने के लिए किया जाता था। तो इसको आप ध्यान पर रखिएगा। अगला देखिए कितना अच्छा मनका है जी, ये सब मिला है हड़प्पा में। आप जाइएगा, म्यूजियम गए हो, म्यूजियम जाइए, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यूजियम वही लोगों के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इतिहास के बारे में जानकारी, म्यूजियम जाइए, ये सब चीजें आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर, सेलखड़ी याद रखिएगा, सेलखड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर और आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों में मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद के लिए पहेली बना हुआ है। कैसे सेलखड़ी से लोग मनके बना दिया करते थे, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे ये लोग करते थे, बहुत ही बारीकी से करते थे। जैसे छेद भी करना हुआ, मनकों में छेद करना हुआ तो छेद करने के लिए विशेष उपकरण का प्रयोग करना है। जैसे देखिए मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्ची कड़ी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण में विशिष्ट केंद्र था, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। संभवतः यह माना चनहुद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी शहरों में केंद्र में लाया जाता था। मतलब कि शिल्प का जो उत्पादन होता था वो शिल्पकारों क्या करते थे, सेल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह विनिमय करते थे। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। अब बोलिएगा सर ये फोटो एक हमको दिखाई दे रहा है, सर फोटो इमरीन मूर्तियां हैं, मट्टी की मूर्ति है जी, ध्यान दीजिए। उत्पादन केंद्रों की पहचान, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: पिंड, शंख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। कूड़ा करकट से भी बहुत जो पूरा वस्तु होते हैं, जैसे कोई चीज, जैसे आप हम लोग बढ़ई की दुकान में जाते हैं, एग्जांपल लीजिए, तो बढ़ई की दुकान में आते देखते नहीं कितना कचरा बच जाता है। ऐसे कोई भी दुकान में जहां उस चीज का काम होता है तो कूड़ा करकट बच जाता है, तो उसके कुछ ना कुछ छोटे छोटे अंश उसमें रहते हैं जिससे हम लोग पता लगाते हैं क्या काम यहाँ पे होता होगा। तो ये जो पुरातत्वविद हैं जो पुराने चीजों का अध्ययन करते हैं वो लोग कूड़े करकट पे भी ध्यान देते हैं। कहाँ कहाँ इनका ध्यान जाता है समझिए। देखिए ये सब आपको म्यूजियम में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे, है ना, सही बात तो है। अब जैसे हम लोग बर्तन बनाने वाले के यहाँ जाएंगे तो देखेंगे क्या बर्तन के छोटे छोटे टुकड़े अवश्य हमें वहाँ मिल जाएंगे, तो हमें पता चलेगा ना उसके बारे में, उसके टुकड़ों से कि हाँ क्या किया जाता है। तो पुरातत्वविद जो होते हैं ना, पुराविद जो होते हैं वो इसी के चक्कर में रहते हैं, कूड़ा करकट पे ध्यान देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे बनाया जाता होगा। तो ये सारी बातें हैं, तो आप ध्यान पे रखिएगा। तो कहा जाता है कि छोटे छोटे जो केंद्र थे वहीं पे ज्यादातर जो होती है शिल्प का कार्य होता था। बड़े बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य जो होता था वो कम मात्रा में किया जाता था। जैसे देखिए छोटे शहरों में भी किया जाता था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था, लेकिन कम मात्रा में किया जाता था। छोटे छोटे शहरों में ये सब ज्यादा शिल्प उत्पादन का होता था। तो याद रखिएगा। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, क्या नीतियां थी, कैसे लोग माल को प्राप्त करते थे। सिंपल सा बात है ना, सारी चीजें अपने यहाँ से थोड़ी उनको मिलता होगा। जैसे आज हम लोग हैं तो किसी न किसी देश से क्या करते हैं, विनिमय प्रणाली के जरिए मतलब खरीदते हैं, किसी भी चीज को सेल करते हैं, बाई करते हैं। तो उस तरह से कैसे जो हड़प्पा वासी जो थे वो माल प्राप्त करते थे, क्या उनकी नीतियां थी।
जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, ये सब हमें मिल जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज थे जो बाहर क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। मतलब बैलगाड़ी के द्वारा लोग क्या करते थे, परिवहन करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। संभवतः सिंधु तथा उसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। नदी के द्वारा भी और लोग तट के द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तांबे व कांसे के बर्तन को यहाँ पे देखिए दर्शाया गया, देखिएगा ये मतलब मिला है, इसी का फोटो है, सब जाइए म्यूजियम में कभी देखने के लिए मिलेगा। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल क्या होता है, आप समझिए इसके बारे में। जैसे देखिए, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित की, जहां पर शंख आसानी से उपलब्ध था वहां पर बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरा स्थल सुदूर अफगानिस्तान, सोतगुई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग का पत्थर लाजवाड़ मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल, जो कार्नियन गुजरात के भड़ौच, सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में था, यहाँ पर मतलब निकट स्थित था। यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया, तो बस्तियां स्थापित करनी शुरू की। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतरी तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए। याद रखिएगा, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। राजस्थान का खेतरी तांबे के लिए, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। और दक्षिण भारत सोने के लिए। जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजता था कि मिलेगा तो यहाँ पर आपको भेजना होगा, अभियान भेजता था। कैसे हम लोग कोई अभियान चलाते थे, तो उस तरह से यहाँ पर होता था। तो वहाँ के लोग जो होते थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। तो ये बात यहाँ पर क्लियर की जाती है, तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग आते हैं, टर्म्स को थोड़ा देखते हैं। खेतरी के बारे में जानते हैं, पता है खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्य पुरातत्वविद ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति में मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं को असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि क्षेत्र में निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। जो खेतरी के जो लोग होते थे वो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा वासी को क्या करते थे, भेजते थे तांबा। मेलुहा के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसको देखिए, ये आपका हड़प्पा सभ्यता पश्चिम एशिया का मानचित्र है। हाँ, आ गया। अब देखिए कैसे वो सुदूर क्षेत्रों से कैसे संपर्क करते थे। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों को इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। यानी कि ओमान में जिस प्रकार का तांबा आपको मिला हड़प्पा में, उसी प्रकार का तांबा ओमान में भी मिला। तो इसलिए ये लोग पुरातत्वविद जो है उन्होंने इसको क्या किया, जोड़ा, एक तरह से कोरिलेट किया और बतलाया कि अरे ये क्या, ओमान से भी हड़प्पा में मतलब भारत में लाया जाता था क्या, तो भाई तांबा। तो याद रखिएगा, रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साक्ष्य साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं कि एक दूसरे से क्या करते थे, साझा करते थे। तो याद रखिएगा, ये आपका ये ओमान में मिला एक हड़प्पाई जो है वो मर्तबान है। तो याद रखेंगे, इसको थोड़ा देख लीजिए, म्यूजियम जाइएगा तो देखने के लिए मिलेगा ही, आज किताब में ही देखकर संतोष कीजिए। अब क्या बात आती है जी, हाँ, यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबरदार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। हाँ, ये देखिए मेसोपोटामिया आपने 11th में पढ़ा ना, तो उसी का देखिए ये मेसोपोटामिया का क्या है, एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है। लेकिन इस पे जो बैल का कुबर है, ये हड़प्पा में जो था ना, उसी के आधार पे कहा जाता है कि इसका भी मेसोपोटामिया जो थी वो हड़प्पा के समकक्ष थी। यानी कि यहाँ के लोग वहाँ के लोगों से क्या करते थे, विनिमय करते थे, एक सामान से अदला बदली, सामानों का अदला बदली चलता था। पहले तो बार्टर सिस्टम था ना, मुद्रा का चलन नहीं था। तो याद रखिएगा, तो ये मेसोपोटामिया के बारे में बात की गई है। और मेसोपोटामिया में मेलुहा है, जिसको नाविकों का देश कहा जाता है। तो कहा जाता है कि मेलुहा से क्या होता था, जहाजों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह क्या होते थे, तो मतलब वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। तो याद रखिएगा, ये नाव के चित्र वाली मुहर है, इसमें नाव का चित्र है, देखिए नाव का चित्र है ना इस मुहर में। तो ये सब बातें इसमें दर्शाती है, इसी के आधार पर बहुत कुछों को दर्शाया गया। देखिए सूचना देने का अक्षर था कि कैसे कैसे सूचना में क्या अक्षर है। अब आज देखिए, मैंने लिपि के बारे में बोला था ना, हम लोग लिपि के बारे में पढ़ेंगे। आइए लिपि के बारे में पढ़ते हैं, कैसी लिपि थी, हड़प्पा की क्या लिपि थी। एक रहस्यमय लिपि है, आज तक उसे पढ़ाया नहीं जा सका, उसे डिकोड नहीं किया जा सका है। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। जैसे आज हम लोग वो बाई पोस्ट क्या करते हैं, किसी भी सामान को भेजते हैं
तो हम लोग इसमें पैक मारते हैं, टेपिंग कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं, गोंद से चिपका देते हैं जिससे कि हमें पता चला कि खुला नहीं है, सील मार देते हैं। लेकिन उस समय क्या था ना कि रस्सी से बांध दिया गया, फिर उसमें गीली मिट्टी लगा दिया गया, रस्सी से पहले उसको मुंह को बांध दिया गया, उसके जो मुंह है उसको जो खोलने का जगह है वहाँ पे रस्सी से उसको बांध दिया गया, उसमें मिट्टी जमा दिया गया और उस पर एक मुहर से उस पर एक चिन्ह दे दिया गया, और जब छाप पड़ गया ना उस पर छाप पड़ गया और उसको जहाँ पे भेजना है गंतव्य स्थान पर उसको पहुँचाने के लिए कर दिया गया। अब इसका अर्थ था कि अगर खुलेगा बीच में थैला तो वो छाप तो मिट जाएगा, तो पता चल जाएगा कि बीच में जो थैला है वो खुला है। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे मुहरों का मुद्रांकन भी होता था। अब लिपि के बारे में बात की जा रही है तो एक रहस्यमय लिपि थी, आज तक ये लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है और कहा जाता है कि हो सकता है कि वो लिपि ना हो, वो कोई अक्षर का शब्द हो जो कि अनपढ़ लोगों को इंगित करने के लिए भी बतलाया गया हो। लेकिन आज तक हमारी जो टेक्नोलॉजी, हम लोग कहते हैं कि इतना विकास कर रही है, क्या विकास किए भाई, एक हम लोग लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज तक एक लिपि को डिकोड नहीं कर पाए। हड़प्पा की लिपि आज तक आपसे डिकोड नहीं हो पाई है। लोग कहें कि किसको कर रहे हैं सर, दोष किसको दे रहे हैं, किससे नहीं डिकोड हो पाई है। अरे मतलब कहने का मतलब हुआ कि पुरातत्वविद, हालांकि देखिए 26 चिन्ह है, 26 चिन्ह मिला है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है। जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, यह वर्णमालीय नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोड़ों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया था, बाईं ओर कम स्थान कम। जैसे हम लोग इधर से लिखना शुरू करते हैं, मम्मी एक लाइन लिखते 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 यहाँ जाते 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 यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं नहीं हट रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना जी। तो वही इसको उदाहरण दिया गया कि इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, और यहाँ पर बोला गया है कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, नहीं कि चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, कि किधर से किधर लिखा गया, देखिए दाईं से बाईं ओर लिखा गया। इसको ध्यान में रखिएगा। आता है लिपि के बारे में, आता है आपके एग्जाम में एकदम अवश्य आता है कि हड़प्पाई लिपि के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको लिखना है कि आज लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, वर्णमाली आधारित नहीं थी, इसमें 375 से 400 के बीच में चिन्हों का प्रयोग किया गया था। ये जो लिपि थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोड़ों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है, बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण करने वाले दाईं ओर से लिखना आरंभ किया था और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। तो याद रखिएगा। अब हम उन विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को देखते हैं जिन पर लिखावटी मिली है। मोहरे तांबे के औजार, मर्तबानों के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि, छरे और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो लेकिन वो नष्ट हो गया हो। तो बहुत सारी बातों पे हम लोग अभी चर्चा करते हैं, जैसे बाट हो गया। देखिए बाट हो गया एक, आप लोग पता है मापने का एक यंत्र है। तो बाट में जो अक्षर इंगित थे, जैसे यहाँ पर द्विधारी पद्धति थी, दशमलव प्रणाली को भी अपनाया गया था। तो ये जो है वो छोटे छोटे आभूषणों को तौलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। अब बात आती है सत्ता के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, सत्ता के बारे में इंपॉर्टेंट है। आपने देखिए बाट के बारे में पढ़ लिया आपने, क्या है कि यह जो बाट है वो आमतौर पर किसी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों में निचले मानदंड द्विधारी अंकन पत्ती आप लोग समझते हैं ना, तो 12,800 तक थे, और जब ऊपरी मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। अब देखिए बात आती है कि प्राचीन सत्ता के बारे में। अब सत्ता क्यों भाई, अब लोगों के मन में ये ख्याल कैसे आया सत्ता। आपने पढ़ा मोहनजोदड़ो में चबूतरा कैसे बनाया जाता था, मतलब बताया गया था कि चबूतरा को बनाने में करीब कितना दिन लग सकता है, 4 लाख दिन, 40 लाख दिन तक का समय भी लग सकता है। जितना चबूतरा, मतलब इतना मोटे मोटे इतने चौड़े चौड़े चबूतरे बनाए जाते थे वहाँ पे। तो आखिर भाई ये काम करवाता कौन था, क्या वहाँ पे कोई शासन चलता था जैसे आज हमारे यहाँ सरकारें हैं, क्या इस तरह से भी वहाँ पे कुछ थी, क्या उनकी सत्ता थी। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग प्राचीन सत्ता के बारे में। तो कहता है कि हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता कोहिले जैसा मृद भांडों, मोड़ो बाटो ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह देखा कि मतलब ईंटों का अनुपात समान था, मतलब एक ही साइज का था। अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थान पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी, जिसके अतिरिक्त ईंटें बनाने, विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था। मतलब आपने देखा कि किस तरह से चनहुदरों के टाइम में संघ जहां मिला, जहां पे बस्तियां बसा दी गई, जहां पे कुछ अच्छे अच्छे चीज मिलने लगे वहां पे बस्तियां बसा दी। तो आखिर ये सब करता कौन था, कैसे यहाँ की सत्ता क्या चलती थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कट गया होगा फिगर, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, ऊपर मैं कर देता हूँ। ये जो आप फिगर करे, पुरोहित राजा का एक मतलब कहा जाता है कि यहाँ के राजा जो होंगे वो पुरोहित थे। कैसे यहाँ पे देख रहे हैं इनके माथे पे, ये देखिए
तो ये पुरोहित राजा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के ये राजा होंगे और ये कहते होंगे। देखिए प्रसाद तथा शासक के बारे में बात आई गई है, देखते हैं हम लोग। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 23 में, पेज नंबर 23 में, हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हुए। तो क्लियर सा टर्म्स है ना कि प्रसाद तथा शासक के बारे में कैसे आपको यहाँ पे बतलाया जा रहा है। तो ये आपको बताया जाता है कि कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, तभी सभी सामाजिक स्थिति समान थी। तो कुछ कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे शासक थे, कई शासक थे, मोहनजोदड़ो में अलग शासक थे, हड़प्पा में अलग शासक थे, जैसे हमारे यहाँ आज मुख्यमंत्री हुआ करते हैं हर राज्य के, उस तरह से कहा जाता है कि शासक होंगे। यहाँ पर भी मतलब दो मत है, कहा गया ना भाई, ये सब क्या है, साक्ष्य पे आधारित है भाई, जो भी सोर्सेस मिलते थे उसी के अकॉर्डिंग तो ये लोग डिफाइन करते थे उसे, तो ये आपको समझना होगा। आगे हम लोग आते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो भाई सभ्यता का अंत तो पढ़ लिए सर, लेकिन सभ्यता का शुरुआत आपने पढ़ाया नहीं। अरे पढ़िएगा तो अंत भी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की तो यही खासियत है, एनसीईआरटी यही करता है। एनसीईआरटी जब तक आप पूरा बुक नहीं पढ़ लेते हो तब तक आप उस चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं, जबकि हेल्प बुक जो होता है वो आप अगर 2 पेज पढ़िएगा तो उतना में आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिसको आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होता है। जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तभी जाकर कुछ निष्कर्ष आपसे अच्छे से निकल पाता है। तो यही एनसीईआरटी की खासियत है, सभ्यता का अंत। लेकिन जो भी बात लिखता है भाई एकदम फैक्ट टू फैक्ट रहता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चेलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका 1900 तक ही काल निर्धारण किया गया है। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में रहे कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों में भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। मतलब ये कहते हैं कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ होगा, इस पे भी जो मत है वो अलग अलग है। देखिए कहा जाता है ना, इसके अंत के बारे में बहुत सारे मत हैं। जैसे एक मत तो ये हो गया कि हो सकता है कि नेचर के द्वारा प्राकृतिक ने ऐसी आपदाएं लाई हो जिसके कारण लोग मर गए, हो सकता है भूखमरी आया होगा, हो सकता है पानी की किल्लत हो गई, हो सकता है भूकंप आया है, हो सकता है किसी ने आक्रमण कर दिया हो। तो बहुत सारी यहाँ पे ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की गई है जिसमें हम लोग देखेंगे तो कैसे कैसे उस अवधारणा को गलत भी किया गया है, वो भी आप यहाँ पे पढ़िएगा। तो थोड़ा इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा लगता है हाँ, कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मूर्त तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता की समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था, मतलब माल का शॉर्टेज हो गया, ये भी कहा जा सकता है। जैसे बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि का एक कारण हो सकता है। तो ऐसे में इन कई विषयों की व्याख्या दी गई है। कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी, वनों की कटाई के कारण भी, अत्यधिक बाढ़ के कारण, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना नदियों का, भूमि का अत्यधिक उपयोग, इनमें से कुछ कारण वस्तुओं में संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता का पतन की व्याख्या नहीं करते। हाँ जी, सही बात तो है। एक सभ्यता है भाई, एक सभ्यता, अगर मान लीजिए पूरा बाढ़ आ गया तो पूरा सभ्यता तो विनाश नहीं न हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे साक्ष्य के आधार पर पता नहीं चल पाया कि किस प्रकार से ये सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन एक अनुमान लगाया कि हो सकता है जलवायु का परिवर्तन हो गया जिसके कारण लोग अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाए और लोगों की मृत्यु हुई। हो सकता है कि वनों की कटाई अत्यधिक हो गई है, हो सकता है कि अत्यधिक बाढ़ आ गया, हो सकता है कि नदियां सूख गई, हो सकता है कि नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया हो, तो हो सकता है किसी ने आक्रमण भी कर दिया हो, तो ये भी आपको है। एक आक्रमण के साक्ष्य, देखिए यहाँ पे आक्रमण के साक्ष्य थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिए। आक्रमण के बारे में मैंने अभी बोला, तो आक्रमण के बारे में जैसे कहा जाता है कि खोपड़ी उपड़ी मिलती थी, ठीक है, जैसे मतलब खोपड़ी मिला, लोगों का 100 मिला, तो एक जगह पे कभी कभी क्या होता था ना, 3-4 100 मिल जाती थी, तो ऐसे होता था। तो कहा जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा, आर्य का नाम आप लोग जानते हैं, तो आर्यों के आक्रमण के कारण भी इस सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन इसको भी अनेक मत है। जैसे देखिए यहाँ पे 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक काल से संबंध नहीं थे। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक 100 मिला, ठीक है, एक और 100 मिला, तो एक जो 100 है वो 10 साल पहले का है, एक जो 100 है वो 5 साल पहले का है। तो भाई अगर आक्रमण हुआ होगा तो एक ही टाइम में ना सबको मारा होगा जी, तो आक्रमण को भी इन्होंने सवाल उठा दिया। तो एक तरह से ऐसे जो यहाँ पर थे, ये साक्ष्य के आधार पर आज तक भी हम लोग को अगर एग्जाम में भी लिखने आता है तो हम लोग इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता का इस तरह से अंत हुआ होगा। क्या? तो बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण, नदियों का
मार्ग परिवर्तन के कारण, तो ये टर्म्स आप ध्यान दीजिएगा। अब आ गई खोज की बात, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया, इस संदर्भ में किया किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों के साथ जोड़ा। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद, मतलब 100 साल बाद कह सकता है, लगभग 100 साल बाद रहना आरंभ किया, तब ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी कटाव के कारण अथवा खेत जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। मैंने बोला ना आपको कि कैसे इस सभ्यता का खोज हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यही मैं साइड बुक पढ़ाता, अगर मैं अपने मन से पढ़ाता तो मैं आपको क्या करता, पहले मैं इसके खोज के बारे में बतलाता, तब जाकर धीरे धीरे इसके अंत के बारे में बतलाता। लेकिन आज मैं आपको फुली एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि एनसीईआरटी पढ़ाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साइड बुक का पढ़ाकर मैंने खुद का कंटेंट अपलोड कर रखा, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, उसको भी देखिए। उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे लैंग्वेज द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ऐसा हुआ क्या कि मतलब लोग जुताई करते थे, कुछ कुछ लोगों को वहाँ पे पुराने सामान मिलते थे, तो लोग समझ नहीं पाते थे ये क्या हो रहा है भाई, ईंटें मिल रही हैं ढेर सारी। तो वहाँ पे फिर कनिंघम जो थे, जिन्हें आपको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल कहा गया, तो कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के बाद में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ कराया। तब उन्हें अपने मतलब उन्हें कुछ मतलब वहाँ पे साक्ष्य मिलने लगे, तो उन्होंने इसके लिए एक लिखित क्या किया, मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों साहित्य अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। मतलब जिस समय कनिंघम ने खुदाई कराना शुरू किया, पुरातत्विद का उत्खनन आरंभ करवाया, उस समय के जो पुरातत्विद होते थे वो रिटेन डॉक्यूमेंट से क्या करते थे, अपना मत प्रस्तुत करते थे। कहते थे कि नहीं, रिटेन जो है साक्ष्य है, उसी के आधार पर हम इतिहास के बारे में बताएंगे। लेकिन ये जो कनिंघम साहब थे, इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ साक्ष्यों के आधार पर भी हम लोग को इसके इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने कनिंघम साहब ने भी क्या किया, तो मतलब खुदाई उदाई आरंभ करवाया, और धीरे धीरे खुदाई आरंभ करा के उनको बहुत सारे साक्ष्य मिलते गए। और जैसे देखिए नवीन प्राचीन सभ्यता के रूप में हमें दयाराम साहनी जैसे जो पुरातत्वविद थे वो हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली। कब, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, फिर 1922 ईस्वी में लगले अन्य पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा में मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया कि दोनों पुरातत्व एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। मतलब एक ही तरह के वहाँ पे क्या हुए, मोहरे मिले। तो इसलिए पता लगाया कि ये जो दोनों स्थल एक ही तरह के थे, एक रिलेशन था इसका। खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में, सर जॉन मार्शल याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने, कनिंघम नहीं, सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, जैसा कि एस.एन. राव ने द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं। उन्होंने ये बतलाया है, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरावस्थल पर मिली मोहरे जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरे मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता का जानकारी मिली, पर यह भी कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ठीक है, मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व के एक व्यापक परिवर्तन का काल रहा। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, इसका उत्खनन कराया और टीलों के बारे में बताया। टीला का मतलब आपको पता है मलबा होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। कनिंघम की तरह भी उन्हें आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी और उनमें दैनिक जीवन की पत्तियों को जानने की भी उत्सुकता थी। कैसे क्या उनकी दैनिक जीवन मतलब रहा होगा लोगों का, वो उत्सुक थे। जैसे व्हीलर साहब लिखते हैं, देखिए व्हीलर साहब लिखते हैं कि जब हड़प्पा का वो पता, मतलब हड़प्पा के बारे में उत्खनन, मतलब वो क्षेत्र के बारे में पता लगा था, तो वो रेतीली जगह थी, तो बहुत ज़्यादा धूप आ जाता था। वो कहते थे कि हम 5:30 बजे आरंभ करेंगे, 7:30 बजे तक समाप्त करके आ जाएंगे। लेकिन जब उनको टीला दिखता था तो वो क्या करते थे, दोपहर के 2-2 बजे तक कार्य में मतलब वो लोग लगे हुए रहते थे, उनको पता भी नहीं चलता, इतना दिलचस्पी था उनको। तो यही यहाँ पे हड़प्पा में व्हीलर की कहानी बतलाई गई है। अब नई तकनीकें तथा प्रश्न यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा और है, पढ़ लीजिए। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IREM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही
साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व पद्धति का एक सैनिक प्रसिद्धता का समावेश भी किया था। मतलब कैसे एक होता है कि मतलब करना, एक गठन करना और गठन करके उसको मतलब उसके बारे में पता लगाना। देखिए यहाँ पर क्या था, वही बात है। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले में बालू की टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट भीतर ही मैं रुका। सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि आत्मविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारी गंता में सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम में काम कर रहे थे। मतलब जब इनको साक्ष्य मिलता था तो ये बड़ी खुशी के साथ उसमें लग्न हो जाते थे, मन लग्न होकर कार्य करते थे। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, अतीत को जोड़कर अब इसे कैसे किस तरह से पूरा किया जाए इसकी भी समस्या आई। किस तरह से धातुओं के बारे में इन्होंने बताया। अब खोजों का इन्होंने वर्गीकरण किया, कैसे क्या खोजों का वर्गीकरण हो। ये सब जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके लिए, खुद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा मैं छोड़ नहीं रहा हूँ टर्म्स को, मैंने आपको वो टर्म समझा दिया। आप कहिए कि छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये छोटा सा टर्म्स है कि औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकते हैं, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं, तो इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो यही है अतीत से जोड़कर इसके बारे में पता लगाना। तो ये आप देखिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं कहता नहीं हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। खोजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो मनके, चक्कियां, पत्थर तथा फालक पात्र इसका स्पष्ट उदाहरण है। पुरातत्विक किसी भी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उन संदर्भ में परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वो मिली थी। क्या वे घर मिली थी, नाले में कब्र या फिर मिट्टी में, तो ये सब आपको बतलाया जाता है उसमें। पुरातत्वविदों का यह आधार था। अब व्याख्या की क्या समस्याएं आई इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मातृदेवी है। तो कहा जाता है कि पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृणमृतियां, जिनमें से कुछ शीर्ष पर विस्तृत प्रस्थान थे, शामिल थे। इन्हें मातृदेवियों की संज्ञा दी गई थी। जो पुरुष होते थे उनको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। विशाल स्नानागार कालीबंगन और लोथन में मिली वेदियां भी सम्मिलित है। जैसे मैंने आपको वेदियों के कारण नहीं बताया था कि वहाँ के लोग मानते थे कि स्नानागार का उपयोग जो होता था वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे। मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति की पूजा की जाती थी। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सिंग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोड़ों पर एक आकृति जैसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया, और कभी कभी जिस जानवर से घिरा दर्शाया गया है। आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा गया है, जैसे आद्य शिव। लेकिन क्या होता है, जब अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे पहले आरंभिक धर्म ऋग्वेद की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, और रुद्र हम लोग पता है ना, रुद्र हम लोग किसका उपयोग करते हैं, शंकर जी के लिए उपयोग करते हैं, तो ये प्रयुक्त नाम है। लेकिन देखिए यहाँ पर पहली शर्त जैसा हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति रूप से जानवरों की, विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया। मतलब ऋग्वेद में रुद्र को ऐसा नहीं दिखाया गया। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे समझना होगा। समन वे महिलाएं पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही साथ दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के साधारण दावा करते हैं। तो यहाँ पर समन भी होते थे। देखिए समन के बारे में बतलाया गया है, मतलब कैसे हम लोग कहते हैं वैद्य। तो अब देखिए हम लोग इतना पढ़ा, तो इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता था कि कौन सी भाषा वो लोग बोलते थे। तो बहुत सारी बातें हैं। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी, महिलाएं भी बनाती थी, या केवल उनको रंगने का कार्य करती थी। बहुत सारी बातें रह गई, छिपी हुई है, जिसको हम लोग नहीं जान पाए हैं। देखिए जैसे क्या महिलाएं मृदभांड तो मिला, तो क्या महिलाएं भी बनाती थी भाई, तो नहीं, इसको हम लोग नहीं। क्या केवल रंगने का ही कार्य करती, जैसा कि आजकल शिल्पकारियों का कार्य करती थी। नारी जो होती थी वो मृणमृतियों का उपयोग करती थी। क्या हड़प्पा सभ्यता में स्त्री पुरुष के संबंधों में क्या है, कैसे वो विद्वान अन्वेषण भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। तो यही बतलाया गया है आपको। अब देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर को लगभग खत्म कर लिया। देखिए कोई भी टर्म्स आपका छूटा नहीं है। मैंने लगभग सारे टर्म, जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने कुछ टर्म्स को स्किप करा है, ठीक है, मैंने कुछ टर्म्स को स्किप करा है, तो आप ये नहीं समझिए कि वो टर्म्स आपके लिए जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट उसको मैंने बखूबी अच्छे से पढ़ाया है। तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। क्या मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, काल रेखा क्या है, कब से कब तक कला 74 में मुगल बहाल अन्वेषण का आरंभ हुआ,
ये सब आपको खुद से पढ़ना है। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कब हुआ? 1925 में। 1922 में खोज हुआ। माधव स्वरूप बस द्वारा हड़प्पा का उत्खनन आरंभ कब किया? 1921 में। 1875 में हड़प्पाई मोहरों पर कनिंघम की रिपोर्ट सौंपी गई। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन को करेंगे। आपसे प्रश्न हो पाए तो प्रश्नों को कीजिएगा। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। कौन कौन से भोजन करते थे? पुरातत्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, ये बताना है। क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता में शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, कि नगर योजना वहाँ पे थी जैसे हमारे यहाँ आज नगर योजना है उस तरह की? तो ये सब बताइएगा। देखिए हड़प्पा समाधान देखिए एक मिला है, कैसे दफनाया जाता था। बगल में देखिए कुछ कुछ मिला है ना, ये सब ये आप देखिए, ये देखिए ये शवों के बगल में, तो समाधान के बगल में आपको कुछ कुछ देखने को मिला है। ये वहाँ पे हड़प्पा का समाधान है। और इसी के आधार पर एक कार्बन 14 मेथड है, C14 मेथड, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसको मैं अगले जब क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा C14 विधि क्या होता है, जिसके आधार पर हम लोग कैसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग कैसे उसका आयु ज्ञात करते हैं। जैसे ये हुआ ना, ये आप 100 देख रहे हैं, तो इस 100 को कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं कितना वर्ष पुराना है? तो हम लोग कार्बन 14 कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से भी उसको पता लगाते हैं। उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे बखूबी अच्छे तरीके से, तो वेट कीजिए, वीडियो आएगी। हाँ, हमारा आज इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट जो हो गया वो समाप्त हो गया। नए वीडियो में हम लोग चैप्टर सेकंड के साथ मिलेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी हो रहा है वो चैनल पे आप देखते जाइए, दोस्तों को जोड़िए। और पेड कोर्स में ज्वाइन होना तो प्ले स्टोर से सॉफ्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।